हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पनीक्षा भारद्वाज। तो आज के लेक्चर में हम क्लास 8 की एसएसटी के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ लॉ एंड सोशल जस्टिस, इसको हम देखेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे चैप्टर का मतलब क्या है। तो लॉ का मतलब होता है कानून, जो कि हमारी सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। और सोशल जस्टिस का मतलब हो गया ऐसा अन्याय जो कि हमारे समाज को दिया जाए। मतलब कि चैप्टर के अंदर हम देखेंगे ऐसे कौन से कानून बनाए गए हैं जिसमें समाज को न्याय दिलाया गया है। समाज में भी कुछ सेक्शन जो हैं, ठीक है, जैसे पुअर सेक्शन के लोग हो गए, वर्कर्स हो गए, उनको किस तरीके से न्याय दिलवाया गया, या सरकार ने ऐसे कौन कौन से कानून बनाए ताकि उन लोगों को जो है वो न्याय मिल सके, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ऐसे ही ये ओवरव्यू दिया हुआ है चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या देखना है, मैं ऐसे ही शॉर्ट में बता देती हूँ। यहाँ पे आपको ना एक स्टोरी दिया हुआ है शर्ट का, मतलब यहाँ पे स्टोरी नहीं दिया हुआ है। क्लास 7th में आपने पढ़ा होगा स्टोरी ऑफ अ शर्ट, ठीक है, सीबीएसई की बुक में होगा ये। तो जिन्होंने जेके बोस का बुक्स पढ़ी होंगी उनको नहीं पता होगा। तो इस एक्चुअली इसमें क्या बताया गया था कि एक शर्ट का जो स्टोरी था, मतलब शर्ट कैसे बनती है, उसका स्टार्टिंग से लेके एंड तक जब उसको मार्केट में सेल किया जाता है, वो उसके बीच का जो प्रोसीजर रहता है उसके बारे में यहाँ बताया गया। जैसे आपको पता है फार्मर्स जो हैं वो फील्ड के अंदर कॉटन को क्या करते हैं, उसको उगाते हैं, फिर उसकी साफ़ सफाई की जाती है रुई की, फिर उसके बाद उसको मिल्स वगैरह में बेचा जाता है। फिर वो लोग उससे क्या करते हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में बेचा जाता है। फिर वो उस रुई से कपड़ा बनाते हैं। फिर कपड़ा बनाने के बाद उसकी पूरी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, कढ़ाई निकालना, बटन्स लगाने, पूरा प्रोसेसिंग किया जाता है और फाइनली उसको मार्केट में भेजा जाता है ताकि वो कंज्यूमर्स जो हैं वो उसको खरीद सके। तो यहाँ पे यही बताया है। तो इसमें ये बोला गया है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से जो प्रोडक्शन हो रहा है शर्ट का, उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन आप देखें फार्मर जो हैं जब वो रुई को बेचते हैं, ठीक है, कॉटन को वो बेचते हैं, तो उनको कम पैसा दिया जाता है। लेकिन जब वही कॉटन की चीज़ से शर्ट बना दी जाती है तो बाज़ार में वो शर्ट कितनी महंगी मिलती है। तो यहाँ पे जो है ना पार्शियलिटी देखने को मिलती है। पार्शियलिटी भी नहीं बोल सकते, एक तरह से क्या है, अनफेयर मीन्स ऑफ प्राइसेस जो है वो देखने को मिलते हैं। जो लोग इतनी मेहनत करके उस कॉटन को उगा रहे हैं उनको चार्जेस कम दिए जाते हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ और सिर्फ उस बनी हुई शर्ट को मार्केट में बेच रहे हैं वो लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। तो मार्केट्स में एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम जो है ये देखने को मिल रहा है लोगों के ऊपर। एक्सप्लॉयटेटिव का मतलब हो गया कि लोगों के ऊपर शोषण हो रहा है, लोग जो है वो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। शोषण होना मतलब लोग क्या है, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, मतलब प्रॉफिट कमाना, लाभ उठाना, ठीक है। तो जैसे कि अब किसका लाभ उठाना, वर्कर्स का, कंज्यूमर्स का, प्रोड्यूसर्स का, जो लोग उन चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो लोग उसको बना रहे हैं, और वो लोग जो उनको कंज्यूम कर रहे हैं। यहाँ पे तो जो प्राइवेट कंपनीज वाले हैं वो पैसा कमा लेते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है कि जो इसी एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए, इसी शोषण को रोकने के लिए पीपल्स को जो है पीपल्स के साथ ये जो एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज जो हैं वो बनाए हैं ताकि लोगों को एक्सप्लॉयटेशन से रोका जा सके। ये जो लॉज बनाए गए हैं, ये जो कानून बनाए गए हैं, ये इंश्योर करते हैं कि मार्केट्स के अंदर अनफेयर प्रैक्टिसेस जो हैं वो नहीं की जाएंगी और मिनिमम वेजेस जो हैं वो लोगों को दी जाएंगी। मतलब जो भी इंसान काम कर रहा होगा उसने कितना काम किया है उसी के काम के अकॉर्डिंगली उसको वेज जो है वो दिया जाएगा। वेज का मतलब क्या होता है, वेतन, तनख्वाह, मजदूरी बोल सकते हो जिसको आप, ठीक है। तो आगे यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एक एग्जांपल ले लेते हैं मार्केट सिचुएशन की जहाँ पे कानून जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बताया है, ठीक है। यहाँ पे ये बोला लेट अस टेक अ कॉमन मार्केट सिचुएशन विद द लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट सिचुएशन की एक यहाँ पे एग्जांपल लिया है जहाँ पे कानून जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे इशू क्या होता है, वर्कर के वेजेस का। जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, जो मजदूर होते हैं, उनको जो मजदूरी दी जाती है उसका इशू होता है। क्योंकि देखिए हमारी जो इंडिया है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको अनएम्प्लॉयड मिलेंगे। तो वो काम पाने के लिए अगर उनको बोला जाएगा कि हम आपको इतने पैसे देंगे, आप हमारा ये काम कर देना, तो वो लोग करने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट ही इतना ज़्यादा है। तो जो लोग उनको काम पे रखते हैं उनको तो फ़ायदा हो जाता है, वो अपनी मर्ज़ी से काम भी करवा लेते हैं और उनको अपनी मर्ज़ी से तनख्वाह भी दे देते हैं। तो ये एक इशू बन जाता है एक मार्केट के अंदर। आगे क्या बोला जा रहा है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, बिजनेस पर्सन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अब ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। मतलब जितना वो प्रॉफिट कमा सकें उतना वो कमाना चाहते हैं। और इस प्रॉफिट की ड्राइव में मतलब इसी ये जो वो क्या कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे कहना क्या चाह रहे हैं कि ये जो ड्राइव है प्रॉफिट की, मतलब जो ये बिजनेसमैन, कॉन्ट्रैक्टर्स, प्राइवेट कंपनीज वाले जो ये पैसा कमा रहे हैं या ये जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसमें वो वर्कर्स के राइट्स को डिनाई कर देते हैं।
और उनको वेजेस भी नहीं देते हैं। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है, वेजेस नहीं देते हैं इन द सेंस के काम वो उनसे 8 घंटे का करवा रहे हैं, लेकिन पैसे वो उनको सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे के दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उनके अधिकार जो है वो उनसे छीन लिए जाते हैं और उनको तनख्वाह जो है वो कम दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया, इन द आइज ऑफ द लॉ इट इज़ इलीगल और रॉन्ग टू डिनाई वर्कर्स देयर वेजेस। कहने का ये मतलब है, अगर आप कानून की नज़र में देखेंगे तो ये बिल्कुल इलीगल है। इलीगल क्यों है कि अगर आप किसी वर्कर के वेजेस को मना कर रहे हो या उसको गलत तनख्वाह दे रहे हो, मजदूरी दे रहे हो, तो वो उस वर्कर के लिए क्या है, बिल्कुल इलीगल है। और इलीगल किसकी, कानून की नज़र में भी वो इलीगल है, क्योंकि काम तो वो पूरा कर रहा है, तो उसको वेजेस भी उसी के अकॉर्डिंगली ही मिलने चाहिए। आगे क्या बोला जा रहा है, सिमिलरली इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए कि वर्कर्स जो है वो अंडरपेड ना रहे, मतलब जितना उन्होंने काम किया है उसी के अकॉर्डिंगली उनको जो है वो वेजेस दिए जाए। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, सॉरी, इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए या वर्कर्स को पेड किया जाए फेयरली, तो ये एक लॉ जो है वो लाया गया, लॉ ऑन मिनिमम वेजेस। मतलब कानून के द्वारा एक लॉ बनाया गया, लॉ ऑन मिनिमम वेजेस में, मतलब एक मिनिमम वेजेस का एक लॉ लाया गया, कानून लाया गया, जिसमें वर्कर्स जो थे उनको क्या किया गया, पेड किया जा रहा था फेयरली, मतलब जितना वो काम कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली उनको पे भी किया जा रहा है। वर्कर को पेड किया जाएगा मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयर के द्वारा। मतलब जब ये कानून बनाया ना, लॉ ऑन मिनिमम वेजेस कानून बनाया, इस कानून के तहत जो वर्कर जो काम कर रहा होगा उसको एम्प्लॉयर वो लोग होते हैं जिन्होंने अपने अंडर काम करने वाले रखे होते हैं या जो काम करवा रहे होते हैं। तो क्या बोला यहाँ पे कि वर्कर जो एम्प्लॉयर के अंडर काम कर रहे होंगे तो एम्प्लॉयर उनको जो है वो मिनिमम वेजेस के अकॉर्डिंगली ही पैसा पे करेगा, उससे कम वो उसको पैसा नहीं पे कर सकता। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे लॉ ऑन मिनिमम वेजेस जो है यहाँ पे, तो इसके तहत अगर 500 रुपया एक वर्कर को देना है पर डे का, तो वो 500 रुपया ही दिया जाएगा एम्प्लॉयर के द्वारा, ना कि 300 रुपये। ठीक है, ये आपको चीज़ यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। और ये जो मिनिमम वेजेस का ये जो है ना लॉ, ये जो बनाया गया था, तो ये रिवाइज होता रहता है 2 या 3 साल के बाद में। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ बता दूँ, ये जो मिनिमम वेज एक्ट है ना, ये लागू किया, इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 1948 में। इस एक्ट के तहत क्या बोला गया था कि जो गवर्नमेंट है, बोथ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, इसको ज्यूरिडिक्शन दिया जाता है कि वो अपनी स्टेट का या जो सेंटर है वो क्या करेगा, वेजेस को फिक्स करेगा कि कितने वेजेस जो हैं वो मतलब वर्कर्स को दिए जाने चाहिए। और ये बेस था स्किल के ऊपर। ठीक है, कि कैसा स्किल है, टैलेंट क्या है, ये अलग अलग होता है, अनस्किल्ड हो गया, स्किल्ड हो गया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का हो गया, या उनके अकॉर्डिंगली दिया जाता है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट था जो मैंने बताया। आगे क्या बोला जा रहा है, as with the law on minimum wages which is meant to protect workers, there are also laws that protect the interest of producers and consumers in the market। तो जैसे कि यहाँ पे लॉज बनाए गए, मिनिमम वेजेस लॉ बनाए गए जिसमें वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा था, ऐसे ही और लॉज बनाए गए हैं जिसमें प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के राइट्स को या इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट किया गया है। ये जो लॉज बनाए गए प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के लिए, वो उनको ये इंश्योर करता है कि वो एक्सप्लॉइट ना किए जाएं। ठीक है, और एक गवर्नड मैनर के अंदर उनकी एक्सप्लॉइटेशन ना हो और वो काम कर सकें। अब यहाँ पे कंज्यूमर कौन है और प्रोड्यूसर कौन है? कंज्यूमर वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो सामान को, गुड्स को खरीदते हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए और उसको वो बेचते नहीं हैं, जैसे कि हम लोग हो गए। और प्रोड्यूसर्स वो लोग होते हैं जो चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ताकि उसको मार्केट में जाके बेचा जा सके। लेकिन ये जो प्रोड्यूसर्स होते हैं ये क्या करते हैं, उन गुड्स का, वो जो सामान ये मार्केट में भेजते हैं ना सेल करने के लिए, उसमें से कुछ सामान अपने पास भी रखते हैं, जैसे कि हो गया फार्मर। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे एक टेबल आपको शो किया हुआ है जो कि कुछ, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट लॉज बताए हुए हैं और बताया है कि वो किस लिए ज़रूरी है और किसके इंटरेस्ट के लिए वो लॉ जो है वो बनाया गया है। ठीक है, 3 कॉलम्स दिए हुए हैं, अभी हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहला जो लॉ इन्होंने बताया है वो है मिनिमम वेजेस एक्ट स्पेसिफाई दैट वेजेस शुड नॉट बी बिलो अ स्पेसिफिक मिनिमम। के मतलब एक ऐसा कानून बनाया गया है जिसमें क्या है, वेजेस जो हैं किसी भी वर्कर को दिए जाएंगे या किसी भी इंसान को वेजेस जो तनख्वाह दी जा रही है वो मिनिमम वेजेस एक्ट के से कम नहीं होनी चाहिए, बिलो नहीं होनी चाहिए। जितना उस एक्ट के ऊपर बोला गया है कि इतना पैसा मिलना चाहिए, उतना पैसा मिलना चाहिए उस वर्कर को। और ये ज़रूरी क्यों है कि बहुत सारे वर्कर्स जो है ना उनको डिनाई मतलब फेयर वेजेस नहीं मिलते हैं एम्प्लॉयर्स के द्वारा, और लोग जो है वो बहुत ज़्यादा, उनको ज़रूरत होती है काम के लिए और वो बारगेनिंग भी नहीं कर सकते। ठीक है, और इसलिए उनको कम वेजेस जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं।
अभी मैंने आपको बताया था ना, एग्जाम्पल दिया था इंडिया की, अगर आप बात करेंगे तो इंडिया में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो देखने को मिलता है। तो फिर लोग जो जब काम पे जाते हैं, बहुत सारे मजदूर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग जब मिल जाए ना आपको, तो फिर उस चीज़ की वैल्यू जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊँ, ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयड लोग जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। तो जब वो किसी काम को लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो जो एम्प्लॉयर होता है, जो उनको काम देता है, वो देखता है कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो आ गए हैं काम लेने के लिए। फिर वो क्या बोलेगा कि भाई मैं तो आपको 300 रुपया दूंगा, तो लोग 300 रुपये, उस 300 रुपये में भी काम करना जो है वो मान जाएंगे। तो ये होता है कि उनको उनके साथ अनफेयर जो है वो ट्रीट किया जा रहा है उनको, ठीक है। और लोग जो है वो बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते, बार्गेनिंग यानी कि मोल भाव भी नहीं कर सकते हैं काम के लिए, क्योंकि वो उनको काम की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं एम्प्लॉयर। अब ये लॉ जो है वो किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, किसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है? तो ये लॉ जो है वो वर्कर्स को, लेबरर्स को, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को, फैक्ट्री वर्कर्स को, डोमेस्टिक वर्कर्स को क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। आगे सेकंड लॉ क्या बताया गया है, लॉ स्पेसिफाइंग दैट देयर बी एजुकेट सेफ्टी मेजर्स इन वर्क प्लेसेस। कहने का यहाँ ये मतलब है कि कानून बोल रहा है, या ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसमें सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो देखे जाएं। मतलब कोई भी काम करने वाली जगह होगी ना, वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सुना होगा, उसके बारे में अभी हम आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो मतलब ऐसी जगहें जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ से नुकसान हो सकता है, लोग इससे अफेक्ट हो सकते हैं, तो ऐसी जगहों पे बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो अडॉप्ट करने चाहिए। जैसे कि अलार्म सिस्टम, जैसे कहीं पे आग लग जाए तो वहाँ पे अलार्म सिस्टम होना चाहिए, पता चल जाना चाहिए लोगों को कि भाई आग लगी है। इमरजेंसी एग्जिस्ट पॉइंट होने चाहिए, प्रॉपर फंक्शनिंग मशीनरी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए। ये कौन बोलता है, हमारा कानून बोलता है। और ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इससे अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो लोग जो है वो ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। अगर ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंटेड होंगी तो लोगों को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और ये किन किन लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है ये लॉ, तो ये सभी लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। सभी लोग कौन से, जो लोग काम पे जाते हैं, वर्कर्स हो गए, ठीक है। फिर आगे क्या है, थर्ड लॉ आ जाता है कि ऐसी जो भी क्वालिटी मतलब गुड्स बनाई जाती है ना, या प्रिपेयर की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उनकी स्टैंडर्ड जो है अच्छा होना चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिकल अपेलियंस हैव टू मीट सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। कई बार आपने देखा होगा, वायर्स होती हैं तो घर पे आग लग जाती है, वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, तभी आग लग जाती है। और बहुत सारी एड्स भी आपने देखी होंगी, एंकर की एड देखी होगी आपने, एंकर वायर्स की। तो मतलब क्या है, अच्छी गुड क्वालिटी की चीज़ होगी तो वो मतलब बहुत टाइम के बाद जो है वो क्या होती है, खराब होती है। लेकिन गंदी क्वालिटी की चीज़ होगी तो वो उसी टाइम खराब हो जाएगी, तो इससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं। तो कंज्यूमर जो है वो माइट बी पुट टू रिस्क बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज इलेक्ट्रिकल अपेलियंस, फूड, मेडिसिन। तो जो कंज्यूमर जो उन चीज़ों को खरीदते हैं, उन गुड्स को खरीदते हैं, तो उनसे उनकी लाइफ की मतलब मतलब जान का उनको रिस्क देखना पड़ता है। जैसे शॉर्ट सर्किट हो गया, खाना अगर वो अच्छा नहीं खाएंगे, या उनको लगेगा कि ये फूड प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उससे उनको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकता है। तो ये जो है ये सबके ऊपर लागू, ये जो लॉ है ये सबको क्या करता है, सबके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, अगर ये लॉ जो है इम्प्लीमेंटेड हो जाए अच्छे से। आगे क्या है कि जो प्राइसेस है एसेंशियल गुड्स का, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा क्यों नहीं होना चाहिए, ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा होगा तो गरीब लोग जो है वो उन एसेंशियल चीज़ों को खरीद नहीं पाएंगे। एसेंशियल चीज़ें कौन सी होगी, जो आप डे टू डे लाइफ में क्या करते हो, यूज़ करते हो, जैसे कि शुगर हो गया, केरोसिन हो गया, फूड ग्रेन्स हो गया। अगर ये जैसे आगे ना यहाँ पे वाइजिटी नेसेसिटी, ये ज़रूरी क्यों है, ये लॉ क्यों ज़रूरी है, तो ये लॉ इसलिए ज़रूरी है, अगर हर एक चीज़ का दाम जो है वो ज़्यादा होगा तो गरीब लोग तो फिर तो भूखे ही मर जाएंगे, वो तो कुछ खरीद नहीं पाएंगे। तो ये ये लॉ जो है वो किन लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो ये पुअर लोगों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, जो लोग इन गुड्स को एफर्ड नहीं कर सकते, मतलब हाई रेट की गुड्स को एफर्ड नहीं कर सकते। फिर उसके बाद है लॉ अगेंस्ट चाइल्ड लेबर इन वर्क प्लेसेस। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो वर्क प्लेसेस में जाके काम करते हैं, तो ये कानून भी बनाया गया था कि छोटे बच्चे जो हैं वो काम ना करें लेबर प्लेसेस पे, क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं उनकी मतलब एज छोटी होती है, उनको पढ़ना लिखना चाहिए, उनको जो है वो अपना खेल कूद का टाइम होता है उनका। तो अगर वो बचपन में ही काम करना शुरू कर देंगे, या मतलब बोझ उठा लेंगे काम का, तो वो उनकी लाइफ रह ही क्या जाएगी, ठीक है। तो ये सभी बच्चों के ऊपर लागू होता है। लास्ट आता है लॉ टू फॉर्म वर्कर यूनियंस एसोसिएशंस। मतलब वर्कर यूनियंस बनाएगी, एसोसिएशंस बनाया गया, ऐसा कानून बनाया गया कि वर्कर यूनियंस बनाई जा सके, एसोसिएशंस बनाई जा सके। तो ये किसके लिए, ये क्यों ज़रूरी था, ये इसलिए ज़रूरी था जब वर्कर्स को जो है उनके डिमांड के अकॉर्डिंगली वेजेस नहीं दिए जा रहे हैं,
या फिर उनकी बेटर वर्किंग कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं है कि मतलब 4 घंटे बोल के 8 घंटे काम करवाया जा रहा है, तो उनको न्याय दिलवाने के लिए, जस्टिस दिलवाने के लिए ये वर्कर एसोसिएशन जो है, ये यूनियन जो है वो फॉर्म की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे क्या बोला जा रहा है कि ये जो लॉज हैं, लॉज बनाना ही सिर्फ जो है वो काफ़ी नहीं है, गवर्नमेंट जो है वो उनको इन लॉज को इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट करने का मतलब ये है कि लॉज जो है उनको इन्फोर्स करना है, लागू करना चाहिए। ठीक है, सिर्फ कानून बना देने से काम नहीं चलेगा, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, उसको चलाना भी है। इन्फोर्समेंट जब होगी इन लॉज की, इन्फोर्समेंट बिकम इवन मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन द लॉ सीक्स टू प्रोटेक्ट द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग। जब इन्फोर्समेंट होगी इन कानून की या इन लॉज की, जब इन्फोर्समेंट कर दी जाएगी, तो ये क्या करता है, ये वीकर सेक्शन को बचाता है स्ट्रॉन्ग सेक्शन से। ठीक है, मतलब जो कमज़ोर लोग होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है स्ट्रॉन्ग लोगों से। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बोला टू इंश्योर दैट एवरी वर्कर गेट्स फेयर वेजेस, मतलब हर एक वर्कर को, हर एक काम करने वाले इंसान को, मजदूर को इक्वल वेजेस मिलने चाहिए। इक्वल यानी कि फेयर वेजेस मिलने चाहिए, जितना उसने काम किया है उतने ही वेजेस उसको मिलने चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, उसको क्या करना चाहिए, उसको ये करना चाहिए कि वो रेगुलरली इंस्पेक्ट करे, वर्किंग साइट्स पे जाए, जहाँ पे काम हो रहा है, जहाँ पे मजदूर काम कर रहे हैं वहाँ पे जाए और देखे कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो उसको उन लॉज को वायलेट कर रहा है, उनको सज़ा सुनाए। जब वर्कर्स जो हैं, व्हेन वर्कर्स आर पुअर आर पावरलेस, जब वर्कर जो है वो गरीब होंगे या उनके पास किसी भी तरह की ताकत नहीं होगी, तो वो लोग क्या करेंगे, उन लोगों को, उन वर्कर्स को डर होगा कि वो फ्यूचर में कैसे अर्न करेंगे। और फेशियल रिप्रेशल्स जो है उनके साथ, मतलब प्रतिहिंसा जो है, आप बोल सकते हैं वॉयलेशन जो है उनके साथ किया जाएगा। किसके द्वारा, एम्प्लॉयर्स के द्वारा। एक्चुअली यहाँ पे देखिए क्या है, वर्कर्स जो है वो काम करने के लिए आ जाते हैं, तो जो एम्प्लॉयर्स होंगे ना, जो भी उनको बोलेंगे, वो उनको बोलेंगे आपको 5 घंटे काम करना है, वर्कर्स बोलेंगे हाँ ठीक है करना है। वो उनको बोलेंगे आपको 10 घंटे काम करना है, तो वर्कर्स बोलेंगे हाँ करना है। वो उनसे, उन एम्प्लॉयर से डरते हैं। क्यों डरते हैं, क्योंकि उन्हें, उन वर्कर्स को डर होता है कि अगर हमने इनकी बात नहीं मानी तो ये हमें काम से निकाल देंगे, और जब काम से निकाल देंगे तो उनको फ्यूचर अर्निंग की क्या हो जाती है, डर शुरू हो जाता है। तो फिर क्या है, गवर्नमेंट को इस इन सब चीज़ों के ऊपर क्या करना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए। एम्प्लॉयर्स जो है वो इस चीज़ को जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, इसलिए वो अपनी पावर्स जो है वो वर्कर्स के ऊपर जो है वो डालते हैं और उनको क्या करते हैं, कम वेजेस जो है वो दे देते हैं। इस तरह के केसेस में जो हमारी गवर्नमेंट है उसको, मतलब ये जो क्रूशियल चीज़ें हो रही है ना, इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, नज़र रखनी चाहिए। देन उसके बाद थ्रू मेकिंग, इन्फोर्सिंग एंड अपहोल्डिंग दीज लॉज, जब इन कानून को बना दिया, इन्फोर्स भी कर दिया और इन लॉज को लागू भी कर दिया, तो गवर्नमेंट को ऐसा, ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए जिसमें वो इंडिविजुअल्स को या फिर ऐसी प्राइवेट कंपनीज को कंट्रोल कर सके जो क्या कर रही हैं, सोशल जस्टिस नहीं कर रही हैं। ठीक है, वर्कर्स के साथ। आगे क्या बोला जा रहा है, बहुत सारे लॉज जो हैं, मैनी ऑफ दीज लॉज हैव देयर बेसिस इन द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। क्या कहता है ये राइट जो है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है, और ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो है उसको फोर्स नहीं किया जाएगा कम तनख्वाह के ऊपर काम करने के लिए, या फिर बॉन्डेज के अंदर। बॉन्डेज का मतलब होता है बंधुआ मजदूर बन के उनसे काम नहीं करवाया जाएगा। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक और कानून हमें बताता है, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री आर माइंस आर इंगेज इन एनी अदर हैजर्डियस एम्प्लॉयमेंट। कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बोलता है कि कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम उम्र का होगा उसको फैक्ट्री के अंदर काम नहीं करना है, ना ही उसको फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए एम्प्लॉयड किया जाएगा, ना ही माइंस के अंदर, ना ही उसको किसी केमिकल फैक्ट्री के अंदर काम करने को दिया जाएगा। ठीक है, उनको एम्प्लॉय नहीं करना है क्योंकि उनकी एज जो है उस समय पढ़ने की है। फिर क्या बोला जा रहा है कि ये जो लॉज बनाए गए हैं, क्या ये सच में प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, टू व्हाट एक्सटेंट डू दे एड्रेस द कंसर्न ऑफ सोशल जस्टिस। मतलब जो इन्होंने ये लॉज बनाए हैं इसका मतलब क्या है कि लोगों को समाज में जस्टिस मिले। क्या ये क्वेश्चन, मतलब यही क्वेश्चन जो है ना, हम इस चैप्टर के आगे आगे जो है वो उसको एक्सप्लोर करेंगे। एक और चीज़ यहाँ पे इन्होंने बताई है, 2011 में सेंसिस हुआ था जिसमें 4 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं इंडिया के अंदर, वो 5 से 14 साल की उम्र के, वो देखे गए हैं कि वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट हैजर्डरियस कंपनीज के अंदर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। हैजर्डरियस का मतलब हो गया, मतलब ऐसी साइट्स जहाँ पे मतलब केमिकल्स वगैरह हो, मतलब जान का खतरा हो, ऐसी जगहों पे। तो 2016 में पार्लियामेंट जो है उन्होंने क्या किया, एक कानून लाया चाइल्ड लेबर, जिसको नाम दिया प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। 1986 में ये एक्ट बनाया गया था, और इसी एक्ट को अमेंड किया गया जिसमें ये बोला गया कि जो वो बच्चा जो 14 साल से कम उम्र का होगा उसको किसी भी तरह की ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व नहीं करना है, बैन कर देना है। ठीक है, वो कहीं पे भी काम नहीं करेगा। इस लॉ की वजह से क्या हुआ था, जो चिल्ड्रन, जो भी बच्चा मतलब किसी कंपनी में, किसी ऑफिस में या किसी
माइंस में क्या कर रहा है, काम कर रहा होगा। जो भी पर्सन उस बच्चे को उस काम पे रखेगा उसके खिलाफ जो है वो क्या किया जाएगा, पनिशमेंट उसको दी जाएगी। और पनिशमेंट क्या रहेगी, उसको जेल में डाला जा सकता है 2 या बोल सकते हैं 2 या ज़्यादा सालों के लिए, और या फिर उसको 20,000 से 50,000 के बीच में जुर्माना भी देना देना पड़ सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने स्टेट गवर्नमेंट को ये भी बोला है कि भाई आप ऐसे ऐसे प्लान्स बनाइए ताकि आप अपनी स्टेट के अंदर बच्चों को रेस्क्यू कर सको, बचा सको, और उनको रिहैबिलिटेट सेंटर में भेज सको जहाँ पे वो क्या करें, अपने आप को अच्छी स्टेज में ला सके और वो पढ़े लिखे और अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर करें। उसके बाद यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक ऑनलाइन पोर्टल जो है जिसको https://pencil.gov.in, ये एक पेंसिल जो है एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है पूरा प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। जिसमें ये है कि अगर आपको कहीं लगता है कि किसी बच्चे के साथ किसी छोटे उम्र के बच्चों को काम करवाया जा रहा है, तो आप जो है वो यहाँ पे अपना जो है वो मतलब ग्रीवेंसेस जो है वो डाल सकते हो। ठीक है, जो भी आपको शिकायत या प्रॉब्लम होगी वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और ये जो पोर्टल बनाया गया है, पेंसिल पोर्टल बनाया गया है, ये 2017 से लागू किया गया है। इसका ये मतलब है कि आप कोई भी कंप्लेन जो है वो फाइल कर सकते हो, जैसे चाइल्ड ट्रैकिंग हो गया, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, ये सारे की चीज़ें जो है वो आप इसके अंदर कर सकते हो। आगे क्या बोला गया है, भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, भोपाल के अंदर एक गैस एजेंसी थी, वहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हुआ था। वर्ल्ड की सबसे गंदा इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी जो थी वो भोपाल में 24 साल पहले हुई थी। कब हुई थी, 2 दिसंबर 1984 में। एक यूनियन कार्बाइड थी कि एक अमेरिकन कंपनी थी जिसने अपनी एक फैक्ट्री जो थी भोपाल सिटी के अंदर जो था वो ओपन करके रखा था। ये फैक्ट्री जो थी ये क्या कर रही थी, पेस्टिसाइड्स को प्रोड्यूस करती थी। 2 दिसंबर 1984 की आधी रात को मिथाइल आइसोसाइनाइड जो एक पॉइजनस, बहुत ही पॉइजनस गैस जो थी, उसने क्या करना, इस यूनियन कार्बाइड से प्लांट से लीक करना, प्लांट मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, ठीक है, उससे लीक करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे इन्होंने बताया है अजीज़ा सुल्तान। अजीज़ा सुल्तान जो है वो सर्वाइवर है, जो कि इस भोपाल गैस ट्रेजिडी से मतलब बच गई थी। इस ट्रेजिडी ये जो हुई थी ना भोपाल में के अंदर, यहाँ से वो बच गई थी। तो ये कहानी बता रही हैं कि 12:30 बजे का टाइम था, मैं उठी थी क्योंकि मेरा बच्चा जो था वो बहुत बुरी तरीके से खांस रहा था। इन द हाफ लाइट, मतलब बहुत धीमी धीमी सी लाइट थी। मैंने देखा कि रूम के अंदर जो है वो वाइट वाइट क्लाउड्स मतलब गैस थी ना, तो वो वाइट वाइट सा पूरा अंदर फैल गया है। मैंने बहुत सारे आदमियों की, लोगों की आवाज़ सुनी, रन रन। देन आई स्टार्टेड कफिंग, मैंने कफ करना शुरू कर दिया और मेरे को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगा। और मेरे को जब मैं सांस ले रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आग में सांस ले रही हूँ, और मेरी आंखें जो है वो भी क्या करने लगी थी, जलने लगी थी। उसके बाद विदिन 3 डेज, 3 दिनों के अंदर ही अंदर 8,000 लोग जो थे वो डेड हो गए थे, मर गए थे, और 1,000 से भी ज़्यादा लोग जो थे वो मेम्ड हो गए थे। मेम्ड यानी कि आप बोल सकते हो उपंग, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो क्रिपल्ड, मतलब उनके बॉडी पार्ट्स कुछ ऐसे थे जो कि काम ही नहीं कर रहे थे। उसके बाद आगे क्या बोला जा रहा है, मोस्ट ऑफ दोज मोस्ट ऑफ दोज एक्सपोज टू द पॉइजन गैस कम फ्रॉम पुअर। और जो लोग उस पॉइजनस गैस में एक्सपोज हुए थे वो ज़्यादातर जो है वो पुअर फैमिली से थे, वर्किंग क्लास फैमिली से थे। और लगभग 50,000 लोग जो थे वो आज भी क्या हैं, सिक हैं। ठीक है, काम नहीं कर पा रहे हैं, सिक यानी कि बीमार हैं। उसके बाद जो उस ट्रेजेडी में लोग जो थे वो बच गए थे, वो क्या है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम जो है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होगी, आंखों की प्रॉब्लम होगी, या फिर अदर डिसऑर्डर जो हैं उससे क्या कर रहे हैं, वो गुजर रहे हैं। चिल्ड्रन जो थे वो पैक्युलर मतलब एबनॉर्मलिटी से मतलब जो है वो पैदा हुए। जैसे कि यहाँ पे एक फ़ोटो बताया है लड़की का, यहाँ पे भी फ़ोटो देखिए, देखिए इसकी आंखें कैसी और हाथ जो है वो कैसे ऐसे मतलब टेढ़े टेढ़े से देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आगे क्या बोला जा रहा है कि ये जो डिज़ास्टर था वो एक एक्सीडेंट नहीं था। जो यूनियन कार्बाइड था ना, जो वो कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी थी, उन्होंने सेफ्टी मेजर्स को इग्नोर कर दिया था, बिकॉज वो पैसा बचाना चाहते थे। उन्होंने क्या किया, मच बिफोर द भोपाल डिजास्टर, ये जो डिजास्टर हुआ था इससे पहले देयर हैड बीन इंसिडेंट्स ऑफ गैस लीक किलिंग अ वर्कर एंड इंजूरिंग सेवरल। इससे पहले भी एक हादसा हुआ था भोपाल के अंदर, जिसमें एक गैस लीक हुआ था और एक वर्कर जो था वो मारे गए थे, और बहुत सारे लोग जो थे वो इंजर्ड भी हुए थे। मतलब यहाँ पे सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखा गया। देन उसके बाद क्या बोला जा रहा है, इन सब के अलावा बहुत सारे एविडेंसेस जो थे वो यूसी के या यूनियन कार्बाइड के ऊपर जो था वो नज़र रख मतलब क्या बोल सकते हैं, उनके खिलाफ थे। और उस डिज़ास्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल यूनियन कार्बाइड को माना गया, लेकिन उन्होंने
मना कर दिया। और इन द इंशियंग लीगल बैटल द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड द विक्टिम्स इन अ सिविल केस अगेंस्ट यूसी। एक फिर मतलब क्या किया गया, बैटल लड़ा गया उन वर्कर्स के द्वारा यूसी के अगेंस्ट। और गवर्नमेंट ने माना कि क्या है, गवर्नमेंट ने फिर वो मतलब केसेस वगैरह लगाए गए और उसमें जो है वो $3 बिलियन जो है कंपनसेशन जो है वो कंपनी के द्वारा बोला गया कि दिया जाना चाहिए 1985 में। लेकिन उन्होंने वो $3 बिलियन जो था या $3 बिलियन जो था वो कंपनसेशन उतना नहीं दिया, बल्कि $470 मिलियन जो था वो कंपनसेशन दिया गया 1819 में। सर्वाइवर्स जो थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील किया और उन्होंने बोला कि ये जो हमें कंपनसेशन दिया गया है ये बहुत कम है। उसके बाद क्या किया गया, यूसी जो था उसने वहाँ पे काम करना बंद कर दिया और कुछ टाइम बाद वो वहाँ से चला गया। लेकिन वहाँ पे बहुत थाउजेंड ऑफ टन्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल जो थे वो अभी भी वहीं पे छोड़ के वो चले गए। और इसकी वजह से वो जो अब टॉक्सिक केमिकल्स हैं वो ग्राउंड्स में जा रहे हैं, वाटर को गंदा कर रहे हैं। अब वो जो कंपनी थी, जो यूसी ने यूनियन कार्बाइड ने कंपनी खोली थी ना, अब उसका नाम चेंज होके क्या हो गया है, डाउ केमिकल कंपनी, जो कि अभी वहाँ पे अपनी काम जो है वो शुरू कर रही है। लेकिन उसने बोला कि हम वो साफ सफाई नहीं करेंगे जो भी वहाँ पे यूसी ने मतलब गंद वगैरह केमिकल्स वगैरह फैला के गया है, हम उसको ठीक नहीं करेंगे। और ठीक अभी 24 साल के बाद भी पीपल जो है वो जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, ताकि उनको सेफ पानी मिल सके, साफ़ पानी मिल सके पीने के लिए, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिल सके, जॉब मिल सके, जो कि वहाँ पे यूसी के द्वारा पॉइजनस जो मतलब वो मतलब जहर छोड़ के गए थे, उन सब से हटने के लिए, उन सब से बचने के लिए वो अभी भी क्या कर रहे हैं, जस्टिस कर रहे हैं। और दे आल्सो डिमांड दैट एंडरसन द यूसी चेयरमैन हु फेसिस क्रिमिनल चार्जेस बी प्रोसिक्यूटेड। और जो एंडरसन जिसने क्या किया था क्रिमिनल चार्जेस को, मतलब यूसी जो चेयरमैन थे, एंडरसन जो यूसी के चेयरमैन थे, यूनियन कार्बाइड के जो चेयरमैन थे, उसके अगेंस्ट उन्होंने केस लगाया और वो डिमांड कर रहे हैं कि उसको क्या किया जाए, प्रोसिक्यूट किया जाए। तो बच्चे थोड़ा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।